हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज आपके गणित विषय का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत चैप्टर का अध्ययन करेंगे। क्रम से ये शीर्षक इस प्रकार से रहेंगे: यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन लेमा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, अंकगणित का मूल प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के हल करेंगे और परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण एवं प्रसार। प्रिय छात्रों, पिछली कक्षाओं में आपने संख्या पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सभी के बारे में पढ़ रखा है। फिर भी इनका संक्षिप्त परिचय एक बार फिर से करा देते हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके द्वारा हम गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और इसी प्रकार आगे की सभी संख्याएं, इनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, यदि इन संख्याओं के साथ प्राकृत संख्याएं जो 1 2 3 4 5 6 7 आदि हैं, प्राकृत संख्याएं, क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब यदि इनके साथ में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जीरो को भी, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलेंगे इन्हें? पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। इंग्लिश में इनको कहते हैं होल नंबर। अब यदि इन संख्याओं के साथ में माइनस वाली संख्याएं भी सम्मिलित कर ली जाएं, नेगेटिव नंबर्स से -3 -4, अर्थात 0 सहित सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव संख्याओं को मिलाकर के जो संख्याएं बनती हैं, इनको कहते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं इन्हें? पूर्णांक। अब यदि दो पूर्णांकों, जो कि ऊपर वाली संख्याएं पूर्णांक हैं, यदि पूर्णांकों को अंश और हर के रूप में लिख दिया जाए, 1/2 -3/4 5/6 0 या कोई भी पूर्णांक 1 5 एंड सो ऑन, इन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं, जिनका अध्ययन कक्षा 9 में आपको कराया गया है। परिमेय संख्या की परिभाषा इस प्रकार से है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां Q ≠ 0, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां हर 0 ना हो, उन सभी संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या। यहाँ 5 इसलिए परिमेय है क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं,
जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं अर्थात परिमेय संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। इसमें अपरिमेय में √2, √3, पाई को भी अपरिमेय माना गया है और इस प्रकार की संख्याएं ये कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो प्रश्न ये उठता है कि हमने जो अभी तक संख्याएं पढ़ी हैं प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, तो ये फिर वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं। तो बच्चों आपको बता दें कि समस्त प्रकार की संख्याएं जो हमने अब तक पढ़ी हुई हैं वो वास्तविक ही हैं। समस्त परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उपरोक्त सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही हैं। इस चैप्टर में विशेष रूप से दो चीज़ों का अध्ययन हम लोग करेंगे यहाँ पर, प्रमेयिका और एल्गोरिदम। तो इनकी परिभाषाएं लिखी हुई हैं, इनको आप लोग नोट कर लेंगे। अब प्रमेयिका जो होती है वो क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। एल्गोरिदम एक सुपरिभाषित चरणबद्ध प्रक्रिया है जो किसी समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। अब प्रमेयिका जो है ये ग्रीक गणितज्ञ हुए हैं यूक्लिड। उन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दी है। वास्तव में तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोगों को थोड़ी कठिन सी लगेगी, लेकिन मैं इसको एक सरल ढंग से समझाता हूँ उदाहरण से। और ये हम लोग पहले से ही जानते हैं वैसे इस चीज़ को, ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ नहीं है ये, परंतु इसको इस प्रकार से आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने ये अच्छे से पढ़ रखा है छोटे क्लासेस में ही कि किसी संख्या को यदि किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक और जिस संख्या के लिए भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज्य। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये तो सभी लोग जानते होंगे। उदाहरण के लिए जैसे यदि हम 24 को 4 से भाग करें तो भागफल 4 छंग 24, शेषफल आया 0। अब यदि 25 को करें तो शेषफल 1। तो इस 24 को भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में यदि लिखा जाए तो लिख सकते हैं 24 बराबर होगा 4 गुणा 6 प्लस 0। 25 बराबर होगा 4 गुणा 6 प्लस 1। इसी प्रकार 26 को 4 गुणा 6 प्लस 2, 27 को 4 गुणा 6 प्लस 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जब 28 को लिखेंगे तो 4 गुणा 7 प्लस 0 ही आएगा और 29 को लिखेंगे तो फिर प्लस 1 आएगा यानी शेषफल। तो हमने ही देखा कि 4 से 24 को 25, 26, 27, 28 आदि संख्याओं को जब भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है। शेषफल बच्चों देखो हमेशा क्या आता है 0।
1 2 3। इसके अतिरिक्त और कोई शेषफल यानी 4 या 4 से अधिक शेषफल नहीं आ सकता। शेषफल या तो 0 होगा या फिर 4 से कम संख्या ही होगी, 1 2 3 तक ही हो सकती है। तो ये बात तो सामान्य सी है, पर इस पर गौर शायद इस प्रकार से किसी ने नहीं किया यूक्लिड से पहले। तो यूक्लिड ने इस संबंध में एक प्रमेयिका दी है जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, विभाजन प्रमेयिका इसलिए क्योंकि ये भाग से संबंधित है, तो विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब यदि ये 4 और 24 जो संख्याएं हमने ली थी, इनके स्थान पर यदि हम जनरल संख्याएं ले लें ए और बी, जबकि ए बी से बड़ा है। अब यदि ए को बी से भाग करें, मान लें कि क्यू बार जाता है, मान लिया है क्यू बार गया और बी की क्यू से गुणा होकर के बी क्यू आया और ए में से बी क्यू माइनस करने पर मान लिया आर आ गया, शेषफल आ गया, ये शेष बचा आर। तो अब इसी को ही यदि हम उसी प्रकार से लिखें, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखें, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। लिख सकते हैं बच्चों, ये बात समझ आ रही? अच्छा, पिछले उदाहरण में हमने देखा कि जब 4 से भाग किया था तो शेषफल क्या हो सकता था, 0 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3, यानी 4 से कम। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी शेषफल कितना होगा, किससे कम होगा, b से कम, जिससे हम भाग कर रहे हैं। वहाँ 4 से कर रहे थे, यहाँ भाग किससे किया जा रहा है, b से। तो r का मान जो होगा वो b से कम होगा और मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इसलिए इसको लिख दिया जाता है r लेस देन b और 0 लेस देन r इक्वल्स टू r, या r 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से जब इसको हम लिख देते हैं तो इसी को ही कहा जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है कि यदि दो धन पूर्णांक इस प्रकार से हों कि एक ए है और दूसरा है बी, जहाँ बी क्या है, छोटा है ए से, तो बी को यदि ए से भाग करा जाता है तो ए और बी दो धन पूर्णांक हैं, तो सदैव ही दो ऐसे पूर्णांक विद्यमान रहते हैं, सदैव ही ऐसे दो पूर्णांक विद्यमान रहते हैं कि Q और R सदैव ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान रहती हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस R, जहाँ R 0 और B के बीच में होता है, 0 के बराबर और B से छोटा। एक बार फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो इस प्रकार से लिखते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां a ग्रेटर देन b है, इनके दिए होने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान रहती हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस r हो, जहां r का मान 0 या 0 से बड़ा परंतु b से छोटा होता है। तो ये तो हुई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। फिर इसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, यूक्लिड लेमा का प्रयोग करके किसी विशेष समस्या को हल करने की जो चरणशः प्रक्रिया, चरणशः प्रक्रिया का मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से
स्टेप वाइज प्रक्रिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाती है। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दो धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग यदि इस प्रकार से किया जाए कि स्टेप बाय स्टेप यदि किया जाता है तो उसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दो धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। मान लिया दो धन पूर्णांक ए और बी हैं, जबकि ए बी से बड़ा है, तो ए और बी का मासा ज्ञात करना है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे इसमें, जो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर लाइज बिटवीन 0 एंड बी लिखते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। यहाँ ए को बी से भाग किया गया, क्यू कोशेंट या भागफल और आर शेषफल आया। अब यदि ये शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल यदि 0 आ जाता है तो ए और बी का महत्तम समापवर्तक बी। इसको भी एक उदाहरण से यदि समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम दो संख्याएं ले लेते हैं। संख्याएं हैं 12 और 18। इनका मासा ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए भी हम लोगों ने पहले से इनके लिए दो विधियां पढ़ी हुई हैं। एक तो गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भागफल विधि। तो भाग विधि से यदि मासा ज्ञात करें तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। 12 से 18 को भाग करें तो 12 एकम 12, शेष बच गया 6। अब क्या करते हैं, जो शेषफल बचा, शेषफल जो बचा उससे पहले वाले भाजक को यानी 12 को भाग करते हैं। 6 दूनी 12। और ये क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब देखिए शेषफल 0 आ गया है दो चरणों के बाद। तो पहले हमने किसको भाग किया था, 18 को 12 से, तो एक बार गया था, तो हम लिख सकते हैं 18 बराबर 12 गुणा 1 प्लस शेषफल क्या बचा था 6। वही उसी प्रकार से लिखने पर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब 12 को लिखेंगे 6 गुणा 2 प्लस 0। तो यहाँ पर आर जो शेषफल था वो 0 नहीं आया था, शेषफल 0 नहीं था, इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ गए। ये चरण 1 था। अब चरण 2 पे आए। अब यदि यहाँ पर 0 हो जाता तब तो शेषफल अगर 0 होता तो महत्तम 12 होता। शेषफल 0 नहीं है, इसलिए ये नेक्स्ट स्टेप पे आ गए और अब शेषफल आ गया 0, आर बराबर 0 है, तो इसलिए महत्तम हो गया, मासा बराबर हो गया 6, मासा हो गया 6। तो ये बात समझ आई होगी आपको 12 और 18 का महत्तम भाग विधि से निकालने का। पहले लिखेंगे 18 को 12 से भाग किया, 18 बराबर 12 गुणा 1 प्लस 6, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगला स्टेप लेंगे, और अगर 0 आया होता तो 12 ही इसका महत्तम होता। तो 12 बराबर 6 गुणा 2 प्लस 0, तो यहाँ
12 को 6 से भाग करने पर, यानी पिछले चरण में जो रिमाइंडर था, शेषफल था, वो अब अगले चरण में क्या बन गया है, भाजक बन गया है। तो लास्ट वाले चरण में जब शेषफल 0 आता है उस समय जो भाजक होता है वही महत्तम हो जाता है। इसी को हमने यहाँ लिखा हुआ है, a बराबर बी क्यू प्लस आर लिया तो चरण 2 में लिखा यदि r बराबर 0 तो अगर r यहाँ 0 होता तो b ही इसका महत्तम होता, और r 0 नहीं है तो अगले स्टेप पर जाएंगे और अब b और r के लिए फिर से डिवीजन लेमा लगाते हैं। b और r के लिए तो b और r में b बड़ा है तो b बराबर r इंटू, मान लिया कि अब की बार भागफल Q1 है, भागफल Q1 और रिमाइंडर है R1, तो b इक्वल्स टू R Q1 प्लस R1 लिख दिया। अब यदि R1 0 हो तो महत्तम क्या होगा, R होगा, a और b का महत्तम R होगा, और यदि 0 नहीं है तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे और अब ये डिवीजन लेमा R और R1 के लिए फिर से लागू करेंगे। तो R बड़ा है, यहाँ पर R1 छोटा होगा, तो R इक्वल्स टू R1 Q2 प्लस R2, और इसी प्रकार से ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब ये सारी चीज़ें यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो सकता है लगी हों, लेकिन 2-3 बार पढ़िए आपको समझ आ जाएगा। अभी ये चीज़ और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी इसके प्रश्नों को हल करने पर। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 एक्सरसाइज आपकी है 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग कीजिए, एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। संख्याएं हैं 135, 225, 196 और 38,220। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं, 135 और 225 इनका क्या करना है, हमें HCF निकालना है दोनों का। तो 135 छोटा है और 225 बड़ा है, मान लिया a बराबर 225 और b बराबर 135। अब इन दोनों संख्याओं के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा या विभाजन लेमा का प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन लेमा क्या थी, a बराबर बी क्यू प्लस आर थी। तो इन संख्याओं को उसी रूप में लिख रहे हैं। तो 225 बराबर 135, अब 225 को 135 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 90 शेष बचेगा, तो लिख दिया 135 इंटू 1 प्लस 90 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 135 से जब भाग किया है, 135 से भाग किया है तो शेष कितना बचा, 90, शेष 90 बचा है जो कि 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर जब नहीं होता है तो हमने पीछे देखा था डिवीजन एल्गोरिदम में कि अगले स्टेप पर चले जाते हैं, चरण 2 पर आ जाते हैं। तो दूसरा चरण होगा, अब जो पहले भाजक था वो अब भाज्य बन गया 135, अब 90 से भाग करेंगे तो 90 गुणा 1 प्लस शेष बचा 45। अब भी शेषफल 0 नहीं आया है तो हमें अगले चरण पर भी जाना पड़ेगा। इस बार हो जाएगा 90 को 45 से जो शेषफल बचा है इससे भाग करेंगे, तो जब 45 से भाग करा 90 को तो 45 गुणा 2 पूरा पूरा कट गया, शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तब हम इस प्रक्रिया का अंत कर देंगे, और इस प्रकार से 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0 में भाजक यहाँ था 45। तो इसलिए लास्ट वाले चरण में जो भाजक होता है वही महत्तम समापवर्तक बन जाता है। तो यहाँ पर इनका 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक हुआ
45 45। ठीक है, क्लियर है, ये समझ आ गया। दूसरा उदाहरण भी देखिए, दूसरा देखिए क्वेश्चन 196 और 38,220। अच्छा बच्चों, एक प्रश्न ये भी है उठता है कि जब हम भाग विधि से इसको कर सकते थे तो इस डिवीजन एल्गोरिथम की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो ऐसा है, छोटी संख्याएं होती हैं तब तो हम भाग विधि से कर लेते हैं आसानी से, लेकिन संख्याएं यदि बड़ी बड़ी हों तो उनके उनका भाग करना मुश्किल होता है। और गुणनखंड विधि से तो गुणनखंड करने में समय लगता है, तो इससे थोड़ा आसानी से और जल्दी हो सकता है। तो 196 और 38,220, तो ए बराबर 38,220 ले लिया और बी बराबर 196 और यूक्लिड डिवीजन लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर के अनुसार इसको लिखा। 38,220 बराबर 196, 196 से इसको भाग करना है तो 196 से भाग करके देखा 195 बार गया। 195, तो 195 और शेष बचा 0, तो 196 गुणा 195 प्लस 0। यहाँ पर एक ही स्टेप में r 0 आ गया, इसलिए महत्तम क्या होगा, जो भाजक था, अर्थात 196। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक समझते हैं जैसे 1 3 5 7 9 11, ये विषम पूर्णांक कहलाते हैं, विषम धन पूर्णांक। और वो किस रूप का होगा, 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो मान लिया कोई विषम धन पूर्णांक a है, विषम धन पूर्णांक को a मान लिया जो कि भाज्य है, और दूसरा पूर्णांक मान लिया हमने b बराबर 6 जो भाजक है, और यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करेंगे। तो अब जब यहाँ a बराबर है, आपका a है और b की जगह 6 है, तो डिवीजन लेमा लगाएंगे जब a बराबर BQ + R, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 6q + R। और R की वैल्यू क्या होगी बच्चों बताइए, R की वैल्यू यहाँ पर होगी 6 से कम रहेगी, तो <6, R <6 और = 0 भी हो सकती है, <6 बट = 0। तो 0 से लेकर यानी 0 1 2 3 4 5 तक हो सकती है। ठीक, अब हम लेते हैं R बराबर 0, तो R अगर 0 रख देते हैं तो a बराबर आ गया 6q, R बराबर 1 रखा तो 6q + 1, 2 रखने पर 6q + 2, 3 रखने पर ये, 5 रखने पर 6q + 5 आ गया। अब जो पहली बार में जो 6q आया था, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 3q, 2 × 3q लिख सकते हैं। और 2 × 3q लिख देने पर q तो कोई भी पूर्णांक था, तो 3q भी एक पूर्णांक ही होगा, और 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2 उसका एक गुणक बन गया, इसलिए ये कैसी संख्या हो जाएगी, सम पूर्णांक बन गया ये। तो 6q जो है वो सम पूर्णांक हुआ, 6q + 1, तो 6q अगर सम पूर्णांक है तो उससे एक अगला वाला 6q + 1 होगा, तो निश्चित ही वो विषम होगा। जैसे यदि कोई सम धन पूर्णांक जैसे 4 है तो उससे अगला वाला 5 होगा, वो कैसा होगा, विषम। सम के बाद विषम, फिर विषम के बाद सम, एक एक अगर बढ़ाएं तो ये 6q + 1 विषम हो गया। 6q + 2, यहाँ भी 2 कॉमन हो रहा है, 2 × 3q + 1, 2 का गुणक है इसलिए सम बन गया। और 6q + 4, इसमें भी 2 कॉमन ले लें तो 3q + 2 हो गया, ये भी 2 का गुणक बन गया, अतः ये सम हो गया। तो इसमें से 3 6q, 6q + 2 और 6q + 4 ये तो सम हो गए,
तो ये नहीं आएगा, इसमें विषम में ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। तो बाकी कौन कौन से बचे? 6³ + 1 ये विषम हो गया, 6³ + 3 विषम धन पूर्णांक हो गया और 6³ + 5 भी विषम धन पूर्णांक हो गया। अतः ये सिद्ध हो गया कि कोई विषम धन पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के ही रूप का होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो 600 सदस्य हैं सेना की टुकड़ी में और 32 सदस्य वाला एक आर्मी का बैंड है। इस बैंड के पीछे इन 616 सदस्यों को मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो 32 आर्मी बैंड के जवान हैं और 616 अन्य जवान हैं। इनको इस प्रकार से चलना है स्तंभों में, यानी लाइन बना करके कि समान संख्या प्रत्येक स्तंभ में हो। तो वे कितने स्तंभों में मार्च कर सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या क्या होगी? तो स्तंभों की अधिकतम संख्या इन दोनों ही संख्याओं 616 और 32 का जो महत्तम समावर्तक होगा वही होगी। तो यहाँ पर भी A बराबर 616 और B बराबर हमने मान लिया 32। इनको लेकर के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। A बराबर BQ + R, A बराबर BQ + R। तो A के स्थान पर 616, 32 से 616 को भाग करते हैं तो 19 बार जा रहा है और 8 शेष बच रहा है। तो 32 × 19 + 8 लिख दिया। अब चूंकि R ≠ 0 है, यहाँ पर R 0 नहीं है, R ≠ 0, तो इसलिए अगले स्टेप पर जाना पड़ेगा। और अब पहले वाला जो भाजक था वो भाज्य बन गया 32 और जो शेषफल था वो अब भाजक बन गया। तो अब 32 को 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक 32 और शेषफल हो गया 0। 8 × 4 + 0। अब R बराबर 0 आ गया। तो लास्ट में 8 से डिवाइड करने पर, यानी लास्ट का जो भाजक है वो B बराबर कितना हो गया? 8। अतः महत्तम समावर्तक हुआ 8, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो इस प्रश्न के लिए भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर ही हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन लेमा से मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक a है और अन्य कोई दूसरा धन पूर्णांक 3 है। तो यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करने पर A बराबर 3Q + R लिख सकते हैं। A बराबर BQ + R लिखते थे, उसी की तरह से यहाँ B की जगह 3 है तो A बराबर 3Q + R और R की वैल्यू 0 3 के बीच होगी, यानी 0 1 और 2 हो सकती है। R बराबर 0 लेने पर, R बराबर 0 लिया तो A बराबर 3Q, R बराबर 1 लेने पर 3Q + 1, R बराबर 2 लेने पर 3Q + 2। तो A बराबर 3Q आया है तो A का स्क्वायर किया, 3Q का स्क्वायर हो गया 9Q², जिसे लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लिया तो 3 × 3Q²। 3Q² को यदि m लिख दें तो ये 3m बन गया। और R बराबर 1 तो A बराबर 3Q,
+1 आया, ए स्क्वायर हो गया 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला इसे तो 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1। अब इसमें 3 को कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन ले लिया तो 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब इन दो पदों में और प्लस 1। 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब को यदि m लिख दिया जाए तो ये बन गया 3m प्लस 1। और 3 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर किया तो ये आया 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 4। 4 को 3 कॉमन ले लिया तीन पदों में तो 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट में आ गया प्लस 1। इसको m लिख दिया जाए तो ये बन गया 3m प्लस 1। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो चाहे और उसका यदि वर्ग करते हैं तो वो वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के ही रूप का आता है।